अच्छा, अब जो बात करनी है वो बात क्या करनी है, मैथमेटिक्स वही है, बस ये वैल्यूज गलत से डालेंगे तो वैसे ही आंसर गलत आने, लेकिन कोई कंसेप्ट कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, सो अब क्या बात करनी है, अब जरा इस चीज पे बात करनी है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे अगर हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये किया कि उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, या सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी भी ले लेते तो उससे भी हो जाता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ बनाया अगेंस्ट न्यूक्लियॉन नंबर, सॉरी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। ठीक है। अच्छा, तो यानी मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या करना चाहा, उन्होंने जैसे 0 1 2, और ऑब्वियसली एलिमेंट सारे 0 1 2 3 4 5 6 इनके प्रोटॉन नंबर से आइडेंटिफाई किए जाते हैं सारे एलिमेंट्स। सो बेसिकली हमने एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया अगेंस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो हमें ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा मिला। कैसा मिला, कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, एंड देन जो है इट थोड़ा सा मोर और लेस स्टेबल रह के, एंड देन इट वेंट टू योर फाइनल थिंग एंड इट्स गो समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हमें ये ग्राफ मिला, एंड सैडली इनफ यू नीड टू नो द रफ शेप ऑफ दिस ग्राफ, कि ये शुरू में इस तरह से राइज करता है एंड देन ये फिर कुछ इस तरह से नीचे जाता है। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर्स ऑब्वियसली यहाँ पे एलिमेंट्स चल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलते हुए जा रहे हो। सो बेसिकली अब ऑब्वियसली देखो जीरो से तो शुरू होने से ग्राफ, क्योंकि जीरो तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 0 हो, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है। सो बेसिकली ग्राफ कहाँ शुरू कर रहा है, ग्राफ शुरू कर रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन पे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अच्छा, हाइड्रोजन से फिर उठ के ये आता है इधर हीलियम पे, एंड फिर ये जो है वो लीडियम है। ठीक है जी, दिस इज लीडियम, एंड देन ऑब्वियसली इस तरह से प्रोग्रेस करते हुए ये जो हाईएस्ट पीक आती है, ये आती है आपकी आयरन की यानी फेरम की, और यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उसमें से नोटेबल वाला जो है वो इधर ये यूरेनियम है। दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ विद एटॉमिक नंबर। अच्छा, नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है इसमें, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ग्राफ हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले तो देयर इज नो एज सच ट्रेंड ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर, मतलब ऐसा नहीं है कोई ग्राफ कोई मैथमेटिकल इक्वेशन से आप प्लॉट कर सकते हो, वो चीज नहीं है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या बात कही थी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डेफिनेटली। ठीक है, अब किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी अगर बहुत ज्यादा होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इफ सम न्यूक्लियस हैज अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना। सो इस ग्राफ में से हमें यह पता चलता है कि जो आपका फेरम है, जो आपका आयरन है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल किस लिहाज से, कि बेसिकली ये और डिके नहीं करेगा कभी भी, चाहे जो भी कंडीशन कर दोगे, हर चीज चाहेगी कि मैं फेरम तक आ जाऊं। सारे ये छोटे वाले चाहेंगे कि हम किसी तरह फेरम पे पहुंच जाएं, यूरेनियम का चाहेगा कि मैं किसी तरह फेरम पे पहुंच जाऊं, क्योंकि फेरम इज द मोस्ट स्टेबल, आयरन इज द मोस्ट स्टेबल, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, मतलब इसका न्यूक्लियस तोड़ना is the most difficult thing. So therefore, it makes the iron the most stable thing in the universe. Achha, so what you need to understand is that the most stable is iron, and every atom, every element tries to achieve ferrum. वो चाहता है कि मैं आयरन के जैसा हो जाऊं, आयरन जैसा हो जाऊं, या आयरन ही बन जाऊं बेसिकली, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसके पास सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब इट्स द मोस्ट स्टेबल। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के जो न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं दोज आर बेटर, क्योंकि वो वैसे डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली जो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं या जो मिल मिल जुड़ जुड़ के बन रहे होते हैं वो सब इवेंचुअली फेरम में पहुंच जाएंगे। फिर फेरम के साथ कभी ऐसी कोई कहानी होगी, आयरन के साथ कभी वैसी कोई कहानी नहीं होगी कि आयरन जो है वो यूरेनियम बनना शुरू हो गया, या आयरन जो है वो हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया। नहीं, आयरन आयरन बन गया तो आयरन ही रहेगा वो अपनी पूरी जिंदगी, क्योंकि वो उसने मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर अपना अचीव कर लिया है। ठीक है जी, व्हाट डू यू सी दिस एज, अब देखो दी टॉप ऑफ द पीक इज फेरम। अब ऑब्वियसली अब इस बात से ये भी समझो कि देखो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हीलियम हाइड्रोजन बनेगा, इट विल बी वेरी अनलाइकली, क्योंकि हीलियम इज मोर स्टेबल। हीलियम हाइड्रोजन तो थोड़ी जाएगा, हीलियम तो और ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
इसी तरह यूरेनियम जो है, यूरेनियम अपने से आगे कोई एलिमेंट नहीं बनेगा जिसकी और भी कम होगी, वो यूरेनियम से ज्यादा अच्छा है वो पीछे जाके वो इधर फेरम तक पहुंच जाए। तो एवरीवन वांट्स टू कम टू दिस फेरम, दे विल नॉट टेक द मेथड, कोई ऐसा पाथ नहीं लेंगे जहां से वो बेसिकली और ज्यादा उनकी बाइंडिंग एनर्जी गिर जाए, वो सिर्फ वो पाथ लेंगे जो उनको उनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करे, उनको मोर स्टेबल बनाए। तो ये वाले जो है, जो सारे के सारे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, जो फेरम से छोटे हैं, all of them, all of these that are smaller than ferrum, that have less mass than ferrum, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपको फ्यूजन दिखाते हैं, दे शो यू फ्यूजन। फ्यूजन क्या थी, फ्यूजन ये थी कि जब दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर और जोड़ेंगे, फिर और बड़ा बनाएंगे, फिर और जोड़ेंगे, फिर और बनाएंगे। तो बेसिकली हाइड्रोजन, हीलियम, ये वाले जो है दे विल गो अंडर फ्यूजन। क्यों? क्योंकि उनको फेरम तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि वो जुड़ जुड़ के क्या बने, फेरम बने। ऐसा तो नहीं होगा ना कि टूट टूट के फेरम बनेंगे, जुड़ जुड़ के ही फेरम तक जाएंगे, ऐसी नहीं जा सकती। एंड दिस इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ योर सन। आपका जो सन है एंड एनी स्टार फॉर दैट मैटर, एनी स्टार फॉर दैट मैटर, आपको पता है आपका सन जो है वो प्राइमरीली अभी हाइड्रोजन है, इट इज प्राइमरीली हाइड्रोजन। अभी सन में बहुत सारी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज कर करके डेंसर एलिमेंट्स में बन रही है, जैसे लिथियम में बनती है, फिर इधर से सोडियम में बन रही है, फिर इधर से कहाँ जा रही है, इधर से एल्यूमिनियम, एंड देन करते 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 कहीं ना कहीं आके फिर ये फेरम बनता है। तो आपके तमाम जो स्टार्स हैं यूनिवर्स में, दे आर डूइंग दिस, दे आर मेड अप ऑफ दीज न्यूक्लियाई जो इतने स्टेबल नहीं है, लेकिन उनको इतनी हीट है वहां पे, स्टार्स में इतनी ज्यादा हीट है कि दीज कैन कंबाइन टुगेदर, दीज कैन फ्यूज टुगेदर। और जब ये फ्यूज करते जाते करते जाते करते जाते तो फिर ये इवेंचुअली आयरन की स्टेट तक पहुंच जाते हैं। और स्टार्स में ये कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूज कर करके डेंसर हो के कहां तक पहुंचती है, इवेंचुअली आयरन पे जाके पहुंचती है। और आयरन के आगे कोई कहानी नहीं होती। तो जो एक स्टार होता है, अ स्टार, जो इवेंचुअली डेथ होती है स्टार की, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं, जो एक स्टार एकदम से एक्सप्लोड होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन कंबाइन हो के क्या होता है, हाइड्रोजन उसमें खत्म हो जाती है, उसमें कंप्लीटली कंप्लीटली आयरन रह जाता है, हाइड्रोजन उसमें कंप्लीटली खत्म हो जाती है, इट गेट्स कंप्लीटली फिनिश्ड, क्योंकि वो सब फ्यूज हो के आयरन बन गई। अब अगर हाइड्रोजन खत्म हो गई तो फ्यूजन तो हो ही नहीं सकती, यानी एनर्जी तो रिलीज ही नहीं हो सकती, यानी स्टार को, अब देखो स्टार क्या होता है, स्टार जो जल रहा होता है, स्टार इज बर्निंग एंड इट हैज इनफ एनर्जी ताकि वो सरवाइव रह सके, ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो ग्लोइंग बॉडी रह सके। अब जैसे ही ये होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, सारी की सारी फेरम बन जाती है, तो फिर तो वो और कोई रिएक्शन कर ही नहीं सकता ना, वो स्टेबल पहुंच गया, वो पूरा का पूरा फेरम बन जाता है। जब वो फेरम बन जाता है तो ये जो बाहर की रिंग होती है ना, जिसको हम एनर्जी के थ्रू, फ्यूजन की जो एनर्जी निकल रही थी उसके थ्रू हम बाहर सस्टेन करके रख रहे थे, वो बाहर रह रही थी। फिर क्या होता है, क्योंकि अब एनर्जी तो है ही नहीं, खत्म एनर्जी, तो ये रिंग आके अंदर आके घुस जाती है, राइट, इसको बाहर नहीं रख सकता है बहुत, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स लेके इसको रख के चिपका देती है अपने अंदर। और जब ये चिपकता है, सारा मास एकदम से बहुत ज्यादा करीब आता है, तब बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये फिर पूरा स्टार जो है वो तहस नहस जाता है, पूरा पूरा खत्म हो जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्टार। हाइड्रोजन को फ्यूजन कर करके फेरम बनाते हैं, एक पॉइंट आता है हाइड्रोजन उसमें खत्म हो जाती है, तो वो बर्निंग नहीं रह सकता, वो अपने अपने आप को बरकरार नहीं रख सकता है, वो सारे मास को अपने आप से दूर नहीं रख सकता है। होता क्या है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आके सबको चिपका देती है। जब वो चिपकाती है, इतना ज्यादा मास एक जगह चिपक जाता है, फिर वो स्टार फट जाता है, क्योंकि वो अपने आप को और जो है वो जिंदा नहीं रख सकता है। सो दिस इज द कहानी ऑफ फ्यूजन। ये हम, आई विल ऑल्सो गो ओवर दिस इन एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या कहानी है, ठीक है जी। दूसरी बात जो है, अब देखो इन भी पार्टिकल, इन ये वाले भी जो है, इनको भी कहां जाना है, इनको भी फेरम तक जाना है, लेकिन मसला क्या है, ये सारे बहुत बड़े बड़े हैं, राइट, दीज आर टू बिग, ये बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जो बड़े वाले हैं, बड़े वाले जो हैं, दे अंडरगो फ्यूजन, ये जो है, सॉरी, दे अंडरगो फिजन। फिजन क्या है, फिजन वो होती है जिसमें आपके जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, वो टूट टूट के क्या बनते हैं, छोटे 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 बनते हैं।
तो बेसिकली यूरेनियम और यूरेनियम जैसे जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं जो फेरम से बड़े हैं, वो फिर टूट टूट के कहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि हम फेरम पे पहुंच जाए। और जब टूट टूट के फेरम तक पहुंच जाते हैं, फिर फेरम के बाद आप उसके अंदर से और कुछ काम नहीं निकाल सकते, वो स्टेबल हो गया। अब वो क्यों टूटे, उसकी उसको जरूरत ही नहीं है, वो स्टेबल हो गया। सो दिस इज द कहानी ऑफ फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन की होती है बिकॉज दे वांट टू अटेन फेरम, फिजन की होती है बिकॉज दे वांट टू अटेन फेरम, ठीक है जी। लेकिन इवेंचुअली होता है कि फेरम जो है वो फिर पे पहुंच गए तो फिर और कोई कहानी नहीं हो सकती। फेरम इज द मोस्ट स्टेबल थिंग, ठीक है जी। कल जो मैंने लास्ट चीज डिस्कस की थी आप लोगों से, वो क्या डिस्कस करी थी, वो ये डिस्कस करी थी कि वी डिस्कस्ड दिस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। तो हमने इसमें देखा फेरम जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। फेरम से जो छोटे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो फ्यूज करें साथ साथ और फेरम तक जाने की कोशिश करें। और फेरम से जो बड़े होते हैं, फेरम क्या है, फेरम आयरन है, फेरम से जो बड़े होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल यूरेनियम, वो कोशिश क्या करता है, वो कोशिश करता है कि मैं टूट टूट के छोटा हो के फेरम की तरफ लाऊं, ठीक है जी। सो ये लाइटर न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियाई गो अंडर फ्यूजन। फ्यूजन की फॉर्मल डेफिनेशन अगर आपको लिखने होगा तो आप क्या लिखोगे, यू विल राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियाई टू फॉर्म बिगर मोर स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है जी। ऑब्वियसली हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो के फिर कभी हीलियम बनेगा, हीलियम और हाइड्रोजन कंबाइन होकर लीलियम बनेंगे, फिर कंबाइन होते 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 इवेंचुअली गेट टू फेरम। सो दीज आर अनस्टेबल। Obviously reason क्या है, why do you want to fuse or why do you want to separate, it's the reason is to get more stable to reach ferrum, ठीक है जी। सो बेसिकली हम ये जो है वो अचीव कर रहे होंगे। तो फ्यूजन में भी स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ बिगर मोर स्टेबल न्यूक्लियस। फिजन में जैसे यूरेनियम जो कर रहा है, तो इट इज ऑल्सो दी ब्रेकिंग ऑफ अ लार्जर अनस्टेबल न्यूक्लियर, दिस इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू फेरम। तो ये टूट टूट के क्या करने की कोशिश करेगा, वो मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियर में बनने की कोशिश करेगा। दीज आर द फॉर्मल डेफिनेशंस अगर आपसे पूछ ली गई। वालेकुम अस्सलाम एमन। अच्छा जी, सो नाउ आज हमें क्या डिस्कस करना है, आज हमें जरा ये डिस्कस करना है, हम अभी व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस, वी गोइंग टू डिस्कस इक्वेशंस एंड डिड्यूसिंग वेदर इक्वेशंस आर गोइंग टू बी फीजिबल रेडियो एक्टिविटी के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, वो क्या ऐसी इक्वेशंस है या कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचर में होती हुई मिलेंगी, या इज इट गोइंग टू बी वेरी अनलाइकली टू बी सीइंग सम थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज अगर डिके करती है या कोई चीज किसी भी रिएक्शन के थ्रू जाती है, इट वांट्स टू अटेन अ मोर स्टेबल थिंग, ठीक है। आप लोगों को खुद भी पता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं दे आर मोर स्टेबल बिकॉज दे गिव ऑफ एनर्जी। समथिंग वांट्स टू बेसिकली आपने क्या करना होता है, you go undergo those reactions that give you stability, और स्टेबिलिटी के प्रोसेस में यू एंड अप रिलीजिंग एनर्जी टू द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, तो इसी तरह फिजिक्स में भी होगा कि अच्छा, फिजिक्स में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दो तरीकों का है रिगार्डिंग द डिके इक्वेशंस। तो डिके इक्वेशन में हम ये देख रहे होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी किस साइड की ज्यादा, ठीक है जी। सो बेसिकली अभी क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम क्या सोडियम में डिके करेगा थ्रू अ अल्फा डिके। तो मैंने आपको इक्वेशन दे दी है, एल्यूमिनियम कैन डिके इनटू सोडियम यूजिंग एन अल्फा डिके, तो इन द प्रोसेस एक अल्फा पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो चीज है, वी डू नॉट फाइंड दिस हैपनिंग इन नॉर्मली इन आवर यूनिवर्स, ठीक है जी। हमारे पास ऐसा कभी नहीं होता कि एल्यूमिनियम डिके कर जाए सोडियम में, एंड देयर इज अ गुड वैलिड रीजन जो आज हम देखेंगे वो क्यों होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है जी। द मेन रीजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम ओवर हियर, ये वाली चीज। भाई अगर कोई चीज किसी और चीज से ज्यादा स्टेबल हुई, अगर एल्यूमिनियम सोडियम से ज्यादा स्टेबल हुआ तो वो क्यों जाके सोडियम बनेगा, राइट। इफ एल्यूमिनियम इज मोर स्टेबल देन सोडियम, तो वो सोडियम तो कभी नहीं बनने वाला। हाँ, लेकिन अगर सोडियम कम स्टेबल है तो शायद उसका वो फ्यूज करता करता वो एल्यूमिनियम बनने की कोशिश करे। सो वी गोइंग टू बी लुकिंग एट दी इक्वेशंस, और उसमें हम जरा ये देख लेंगे चीजों को कि कैसे हम रिड्यूस करेंगे, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर वो फीजिबल है कि नहीं है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम क्या सोडियम बनेगा, सोडियम प्लस एन अल्फा पार्टिकल, क्या ये चीज होगी। अच्छा, दी वन ऑफ द वेज टू वर्क इट आउट, ठीक है जी, is going to be by calculating the respective binding energies। भाई अब आप एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे बताते हो, थ्रू इट्स बाइंडिंग एनर्जी। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी इट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है जी। सो लेट्स कैलकुलेट एल्यूमिनियम की बाइंडिंग एनर्जी, सोडियम की बाइंडिंग एनर्जी और हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी, एंड देन लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, सो व्हाट डू आई वांट यू गाइस टू डू, I want you guys to calculate the binding energies for sodium, aluminium and alpha particles। तो मेरे साथ वर्किंग करें।
एल्यूमिनियम की कैसे निकलेगी? एल्यूमिनियम का मैंने मास दिया हुआ है, न्यूक्लियस का मैंने मास दिया हुआ है 26.9815। सो अगर एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं तो उसका कैसे निकलेगा? उसका टोटल मास जो है वो ये है 26.9815 म्यू, ठीक है जी, माइनस अच्छा ये बाइंडिंग एनर्जीज निकाल रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ म्यू, ठीक है जी। तो एल्यूमिनियम का ये हो गया, और फिर इसमें से हम इसके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनका मास और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे हमने कल किया था बाइंडिंग एनर्जी निकालते हुए। सो प्रोटॉन्स कितने हैं एल्यूमिनियम में? हमारे पास 13 प्रोटॉन्स है, सो 13 इंटू 1.0073 म्यू। एंड हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ऑब्वियसली 27 माइनस 13 शैल बी इक्वल्स टू 14, तो 14 न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं 1.0087 म्यू, ठीक है जी। ये मास याद रखने हैं, नो एमन, ये मास भी बताएंगे, ये मास भी बताएंगे, मासेस कोई भी याद नहीं रखने, बाकी म्यू की वैल्यू आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगी, ठीक है जी। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। तो कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम? जल्दी से इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या आ रही है? So Amen has given us the answer 0.2352. Thank you. Amen 0.2352 म्यू इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही, ठीक है। मैं माइनस साइन नेग्लेक्ट कर रहा हूं अभी फिलहाल। अच्छा जी, सिमिलरली व्हाट आई वांट एवरीवन कि मुझे सोडियम की भी बाइंडिंग एनर्जी निकाल के दे और मुझे अल्फा पार्टिकल की भी बाइंडिंग एनर्जी निकाल के दे, एंड आई वांट एवरीवन टू दिस। मैंने पहली वाली निकाल के दिखा दी आप लोगों को कैसे निकलती है, कल वाली चीज रिवाइज करवा दी है। सो आई वांट एवरीवन कि मुझे डायरेक्ट मैसेज में जो है गिव मी द बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ म्यू। अच्छा तला मैं म्यू वाली भी चीज एक्सप्लेन करता हूँ क्यों म्यू में निकाल रहा हूँ, बट अभी फिलहाल पहले ये मुझे निकाल के दो सारी म्यू में। सोडियम एंड अल्फा पार्टिकल की मैंने फ्रीज कर दी स्क्रीन, अब मेरे साथ जो है वो कैलकुलेशन करें। लेट्स सी कौन जो है वो सही आंसर देता है, क्या है क्या नहीं। ठीक है जी। सो आंसर्स आ गए हैं एंड वेरी वेल डन, जिसने भी आंसर दिए वो बिल्कुल सही दिए। यू कैलकुलेट आउट द बाइंडिंग एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ म्यू करेक्टली, ठीक है जी। शाहजेब मैं तुम्हारा भी आंसर कर रहा हूँ, तला मैं तुम्हारा भी आंसर कर रहा हूँ, लेकिन पहले हफ्सा और हफ्सा का जो है वो क्लियर कर देते हैं। अच्छा हफ्सा, व्हाट आर वी डूइंग? हमने कल जो है वो एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस की क्या देख ली थी कि उसकी मास डिफेक्ट और फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी और फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते, राइट? सो आई होप यू रिमेंबर डेल्टा एम क्या था? डेल्टा एम था द डिफरेंस इन मास ऑफ अ न्यूक्लियस बाउंडेड एटम एंड द मास ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो अगर आपको एक न्यूक्लियस का निकालना था मास डिफेक्ट, तो आप उस न्यूक्लियस का मास लेते थे और फिर उसके अंदर से उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मासेस सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? बाइंडिंग एनर्जी ये थी कि इट वाज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस एंड सेपरेट इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एट इंफिनिटी, ठीक है जी। अच्छा, और कल हमने क्या डिस्कस किया था कि वो एलिमेंट्स जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है दे आर मोर स्टेबल। सो फॉर एग्जांपल फेरम इज द मोस्ट स्टेबल वन, ठीक है जी। एंड ऑल ऑफ द अदर स्पीशीज व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू रीच फेरम समहाउ, ठीक है जी। अच्छा, नाउ वी आर नाउ ट्रांजिशनिंग ऑन टू रिएक्शंस। तो रिएक्शन में क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिएक्शन में ये डिस्कस करने वाले हैं हम कि कोई रिएक्शन क्या फीजिबल होगा या नहीं होगा, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी हो सकता है एब्सॉर्ब करनी पड़ जाए। सो विल बी डिस्कसिंग दैट इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है जी। सो नाउ द की थिंग इज जो इधर हमें सोचनी है वो ये इधर सोचनी होगी कि देखो समथिंग विल बिकम समथिंग ओनली इफ इट्स अचीविंग मोर स्टेबिलिटी, मतलब अगर आपसे पूछ रहा है एल्यूमिनियम क्या सोडियम बनेगा वी एन अल्फा डिके, वी एन अल्फा डिके, तो एल्यूमिनियम सिर्फ उसी सूरत में बनेगा अगर एल्यूमिनियम मोर स्टेबल हो रहा है, ठीक है जी। और हो सकता है एल्यूमिनियम और स्टेबल हो रहा है, हमने अभी तक कैलकुलेशन यानी हमें नहीं पता, बट व्हाट द वर्किंग इज गोइंग टू बी बिहाइंड एनी न्यूक्लियर रिएक्शन कि अगर ये स्टेबल, ये मतलब दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नेचर, तो वो कैसे डिड्यूस होगा? वो ऐसे डिड्यूस होगा बाय डिड्यूसिंग के इज द रिएक्शन प्रोवाइडिंग मोर स्टेबिलिटी, ठीक है जी। और स्टेबिलिटी का क्या था? स्टेबिलिटी का डायरेक्ट मतलब है कि किसी ना किसी चीज की बाइंडिंग एनर्जी आपके पास ज्यादा होगी। सो एल्यूमिनियम की अगर एल्यूमिनियम लाइक बेसिकली विल नाउ बी कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द सेपरेट न्यूक्लियाई और फिर देख रहे होंगे कि क्या एक चीज दूसरी चीज में ट्रांजिशन करेगी या नहीं करेगी, इज दैट गोइंग टू बी लाइकली और इज दैट गोइंग टू बी नॉट लाइक, ठीक है जी। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी वर डूइंग वाज दैट के हम जो है मैंने क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करवाया कि हम बाइंडिंग एनर्जीज निकाल रहे हैं इन सब चीजों की। और बाइंडिंग एनर्जीज कैसे निकाल रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जीज ऐसे निकाल रहे हैं कि एल्यूमिनियम का हमने पूरा मास लिया और फिर उसमें से उसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स का मास हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसका
मास डिफेक्ट आ गई, ठीक है जी। मास डिफेक्ट क्या था? मास डिफेक्ट इज बेसिकली बाइंडिंग एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ म्यू। तो शाहजेब आपने कोई गलत बात नहीं की थी, यस दिस इज एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट, दिस इज बेसिकली मास डिफेक्ट, बेसिकली मास डिफेक्ट, ठीक है जी। और इसको अगर डिफरेंट लफ्जों में सोचोगे तो क्या सोचना है, बेसिकली ये बाइंडिंग एनर्जी ही है, लेकिन इट इज इन टर्म्स ऑफ म्यू, क्योंकि म्यू से नेक्स्ट स्टेप क्या है, म्यू से नेक्स्ट स्टेप है कि 930 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, राइट, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 930 टू गेट द बाइंडिंग एनर्जी। सो ये बाइंडिंग एनर्जी ही है, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ म्यू, जिसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। और जब हम उसकी एक्चुअल एनर्जी निकाल लेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या जूल्स, तो वो फिर हकीकत में बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी, ठीक है जी। अच्छा, नाउ व्हाई डिड वी डू दिस? टू डिड्यूस कि क्या एल्यूमिनियम सोडियम या हीलियम में डिके करेगा। सो अगर हम अभी यहां पे देखें, एल्यूमिनियम का जो बाइंडिंग एनर्जी आई है 930, क्या है 930, ये है जो कल हमने ड्राइव किया था, शो दैट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 म्यू इज 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कल जो हमने सवाल किए थे, जो हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे थे, हमने म्यू निकाल के फिर म्यू के बाद हमने म्यू को 930 बना के मल्टीप्लाई कर दिया था, वी डिड दैट, ठीक है जी। तो ये कल की ही उसके आगे चल रहे हैं। अच्छा, सो द थिंग इज, जो हम इधर बात करना चाह रहे हैं, एल्यूमिनियम की हमारे पास क्या आई है, ये कांस्टेंट है, यस दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, दिस इज समथिंग जो मैंने कल ही बताया था कि अगर याद कर ले तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली मतलब अ लॉट ऑफ टाइम्स ही वांट्स यू टू डू थ्रू द 930 वाली चीज ही, या तो वो बता देगा या आपसे कैलकुलेशन करवा देगा, ठीक है, और फिर वो इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इट्स समथिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट, एक म्यू की जो वैल्यू आएगी वो 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आएगी। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि एल्यूमिनियम की बाइंडिंग एनर्जी ये, इट इज 0.2352, ठीक है जी। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो है, ये जो दोनों नीचे जो आई है, दी सॉरी प्रोडक्ट लिख दिया उधर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और जो ये है, ये दो, दीज वर द प्रोडक्ट्स, सो इन दोनों की जो कंबाइंड बाइंडिंग एनर्जी होगी, दैट शैल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। जल्दी से, कैन एनीवन सम दीज टू बाइंडिंग एनर्जीज एंड गिव मी द आंसर, क्या आ रहा है? एंड देयर इज गोइंग टू बी समथिंग वी आर गोइंग टू सी, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि ये एनर्जेटिकली फीजिबल होगा रिएक्शन या नहीं होगा। 0.2263, thank you. So this is coming out to be a 0.2263 mu combined, and this is the binding energy of the product, binding energy of products. Now अब देखो काफी बात क्लियर हो गई है, 0.2352 is definitely greater than 0.2263, 0.23 है वो 0.22 है, this is definitely greater than this. So इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम विल नॉट डिके इनटू दीज टू प्रोडक्ट्स, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास तो ऑलरेडी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, वो तो ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल है, वो क्यों दो ऐसी प्रोडक्ट्स में डिके करेगा जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम आ रही है, वो तो फिर अनस्टेबल हो गया ना ज्यादा। सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल, ठीक है जी। सो दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू बी एनर्जेटिकली फिजिबल, दिस रिएक्शन is not energetically feasible as aluminium has more binding energy than sodium has more binding energy than the products than the products. So I hope यहां से समझ में आ रहा हो, अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा तो सिर्फ उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा जिसमें वो ज्यादा स्टेबल हो रहा हो। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल सोडियम पे जोर से रख के मारूं तो ये दोनों फ्यूज हो जाए और एल्यूमिनियम बन जाए, क्यों? बिकॉज इन दोनों की कंबाइंड बाइंडिंग एनर्जी कम है, and to attain greater stability they might undergo this pathway and become aluminium. So this is something that can happen. उल्टी चीज हो सकती है, सीधी चीज is not possible, क्योंकि उसमें आप अनस्टेबल हो जाओगे, आप बड़ी बाइंडिंग एनर्जी से आप दो छोटी छोटी बाइंडिंग एनर्जी में आ जाओगे जिनका कंबाइंड भी उसके बराबर नहीं आ रहा है, उससे कम ही आ रहा है।
सो एल्यूमिनियम विल नेवर एवर डिके इनटू अनस्टेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमने ये प्रूव कर लिया कि क्यों एक चीज जो है वो डिके नहीं करेगी दूसरी चीज में। नाउ लेट्स ट्राई व्हाट, अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। सो क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। अच्छा, और ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द रिएक्शन? ऐसा क्यों नहीं है कि रिएक्शन में से एनर्जी निकल रही है। सो बेसिकली देखो, एक रिएक्शन अनफीजिबल तभी होगा ना जब उसको एनर्जी चाहिए होगी। कौन सा रिएक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करेगा? वो रिएक्शन जो एनर्जी खुद रिलीज करता है, या वो रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए? ऑब्वियसली दैट रिएक्शन जो एनर्जी खुद रिलीज कर रहा है, दैट शैल बी मोर फीजिबल। एंड द एनर्जी दैट इज रिक्वायरिंग, सॉरी, एंड द रिएक्शन दैट इज रिक्वायरिंग एनर्जी, मतलब उसको सराउंडिंग से किसी ना किसी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको होने के लिए, उसके लिए कंडीशंस निकालनी, मतलब प्रॉपर कंडीशंस देनी पड़ेंगी, तो वो रिएक्शन आपको नॉर्मली नेचर में नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सो दिस रिएक्शन, बिकॉज इट इज एन एनर्जेटिकली अनफीजिबल रिएक्शन, एल्यूमिनियम सोडियम अल्फा पार्टिकल में नहीं टूटेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। सो इस रिएक्शन में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हो सकता है कि कहीं जाके ये रिएक्शन हो, वरना तो ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो कभी भी नहीं होने वाला। सो लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। वो कैसे करेंगे और वो कैसे नहीं करेंगे? अच्छा, ना जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में लिखवाया था, तो आई टोल्ड यू, मैं आपको हम डेल्टा एम फॉर रिएक्शंस कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे थ्रू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। हम ये किया करेंगे टू गेट आर डेल्टा एम फॉर अ रिएक्शन। ठीक है जी, दिस इज फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास आएगा, प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स हमारे पास सोडियम और अल्फा पार्टिकल है, तो ये दो 22.9878, 22.9878, और दूसरा चीज क्या है? दूसरी चीज है 4.00260, सो प्लस 4.00260, ये दोनों हमारी प्रोडक्ट्स थी। अब हम इसमें से रिएक्टेंट्स का मास सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 26.9815, 26.9815 म्यू, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो कैन एनीवन कैलकुलेट दिस आंसर एंड गिव इट टू मी, कि ये आंसर क्या आ रहा है? So we are getting 8.9 into 10 to power minus 3। और कशिश कंफर्म कर सकते हो कि ये पॉजिटिव में ही आया आंसर? जो आंसर ये दे रहा है, कैन दे कंफर्म कि ये आंसर ओरिजिनली खुद ही पॉजिटिव आया, नेगेटिव तो नहीं आया? यस, सो दिस आंसर इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब आया तो ये आपके लिए इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? दिस रिएक्शन is energetically unfeasible। ठीक है, ऊपर तो हमने बाइंडिंग एनर्जी से प्रूव कर लिया था, लेकिन अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज करने का जो है वो टाइम ना मिले, या एग्जामिनर ने ऐसी कोई चीज नहीं पूछी हो, तो यूजिंग द डेल्टा एम यू कैन डिड्यूस कि वो अनफीजिबल होगा या नहीं होगा। सो मैं एक एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई देखो, जब आप एक इक्वेशन का डेल्टा एम निकालोगे, याद रहे डेल्टा एम कैसे निकालोगे? जब मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स करोगे, मतलब वही अप्रोच है, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। जैसे मैंने आपको दिखाया है, शुरू से फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं मैं, तो मैंने आज भी फाइनल माइनस इनिशियल किया। तो अगर वो करने के बाद पॉजिटिव में आ जाए डेल्टा एम, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि मास ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा मास ऑफ रिएक्टेंट्स है। जब भी तो प्रोडक्ट्स में से जब रिएक्टेंट्स का मास निकाले तो पॉजिटिव बच जाता है फिर भी कुछ हिस्सा, तो इसका मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट्स पर ज्यादा है। अब ऑब्वियसली अगर तुम्हें एक कम रिएक्टेंट की तादाद से ज्यादा रिएक्टेंट की तादाद बनानी है, सॉरी, कम रिएक्टेंट्स की तादाद से ज्यादा प्रोडक्ट की तादाद बनानी है, तो दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी एनर्जेटिकली अनफीजिबल, क्योंकि वो ज्यादा तादाद कहां से आएगी? वो ज्यादा तादाद फिर एनर्जी लगा के लानी पड़ेगी। सो वो रिएक्शन जिसका पॉजिटिव डेल्टा एम आ जाए, उसको एनर्जी चाहिए होगी टू क्रिएट दिस मास। आपको ये मास क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, एंड देयरफॉर दिस इज एन अनफीजिबल रिएक्शन। अगर इसी तरह करते हुए मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट्स करते हुए आंसर नेगेटिव में आता था, तो उसी वक्त आपने समझ जाना है, क्या समझ जाना है कि भाई देखो, अगर माइनस में आया तो उसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स अगर ज्यादा था, तो जो मास कन्वर्ट नहीं हुआ, प्रोडक्ट्स को तो कम मास है, तो इसका मतलब कुछ मास बच गया। अब वो जो मास बचा है वो फिर क्या बन जाएगा? वो एनर्जी बन जाएगा, और वो आपको रिएक्शन में से दैट विल बी एन एनर्जी फीजिबल रिएक्शन।
एनर्जी अनफीजिबल क्या होगा? जिसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी फीजिबल क्या होगा? जो एनर्जी देता है। अनफीजिबल कौन सा हुआ? जिसका पॉजिटिव डेल्टा एम आया, यानी उसकी प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा है उसकी रिएक्टेंट से। और फीजिबल वाला की डेल्टा एम क्या आएगी? वो नेगेटिव आएगी, यानी उसके रिएक्टेंट्स का मास है प्रोडक्ट से ज्यादा। सो ये सब बातें जो है वो आपने देखनी है जरूर, लेकिन दीज आर जस्ट सम की पॉइंटर्स जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर और बेशतर दे विल नॉट गिव यू दिस स्टेप कि बाइंडिंग एनर्जीज को के थ्रू प्रूव करो। दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा? डेल्टा एम निकालो और फिर उसके थ्रू एनर्जी निकालो। तो यूजिंग जस्ट दिस डेल्टा एम, दिस इज अनदर इंडिकेटर फॉर यू कि आप समझ जाओ कि एनर्जी लग रही है कि एनर्जी मिल रही है। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब एनर्जी आपको सिस्टम में डालनी पड़ेगी। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है एनर्जी आपको सिस्टम से मिलेगी। ठीक है जी, सो कीप दैट इन माइंड, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। अब आपके पास डेल्टा एम आ गया है, तो अब आपको इसकी एनर्जी निकालनी भी है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम आइंस्टाइंस इक्वेशन लगा लेते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर। सो एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी आएगी, हमारा डेल्टा एम आया 8.9 इंटू 10⁻³ और 8.9 म्यू आया है। म्यू को जरा कन्वर्ट कर लेते हैं केजीज में। सो 1.66 इंटू 10⁻27 और ये हो गया म्यू में हमारा कन्वर्ट। एंड देन हम इसको सी स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर। सो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास अब हमारी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी इन जूल्स। ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या थी? आप सीधा सीधा उठा के म्यू को 930 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, लेकिन वो तब तक नहीं कीजिएगा जब तक एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली बता के ना बोले कि 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो फिर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, अच्छा ठीक है इस्तेमाल कर लेंगे, या आपको प्रूव करवा देगी किसी टाइप में, तो आप उसमें। अगर एग्जामिनर नहीं बोलता 930 के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, तो आप वो चीज पर इस्तेमाल नहीं करें, फिर आपको अपने थ्रू द मेथड करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो कशिश ने आंसर दिया है 4.432 into 10⁻⁻21 -21 16। अच्छा -21, isn't that coming out a bit ज्यादा नहीं आ रहा है? एक सेकेंड, 8.9 into 10⁻³ into 1.66 10⁻27 then into 3 into power 8 whole square 1 अच्छा, I am getting 1.33 into 10⁻12 1.3296 सही है। bit confused, ठीक है। So 1.3297 into 10⁻12 जूल्स। ठीक है जी। अच्छा, ये आया है जूल्स में। सर 930 वाला पिछला आंसर को इसी मेथड से करें। हाँ, आप उसको भी कर सकते हो, आप म्यू की जगह 930 रख सकते हो ना, आप उससे कर लो। ठीक है जी। अब मैं जरा जो हूँ वो इस वैल्यू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वो कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल्स जो है वो कितने होते हैं? वो होते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हमारे पास कितने हैं? हमारे पास अभी 1.3297 इंटू 10⁻⁻12 और वो बन रहे हैं x मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है जी। तो यूनिटरी मेथड कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड लगाने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू आती है 1.3297 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13। सो व्हाट्स द आंसर वी आर गेटिंग इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स? ठीक है। सो अब आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन में आपने 8.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है जी। जूल्स में अगर देखोगे, जूल्स इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, क्योंकि जूल्स एक न्यूक्लियस के लिए बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा यूनिट है फॉर अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अक्सर वैसे जब हम बात करते हैं तो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे बात करेंगे। एंड 8.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर अ न्यूक्लियस इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यू। This is a lot of energy being given to the nucleus. 8.31 mega electron volts is a lot. So this reaction is also unfeasible for this reason. क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये हो गया कि एल्यूमिनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसकी प्रोडक्ट से, तो वो पहले ही नहीं बनने वाला। अच्छा, अगर ये तरीका नहीं आया, ये वाला तरीका आया, तो इसमें कैसे डिड्यूस करोगे? इसमें डिड्यूस करोगे तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो कम है कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जब भी तो डेल्टा एम आपका पॉजिटिव आया। जब आपका डेल्टा एम पॉजिटिव आ गया, यानी इस डेल्टा एम को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी आपने निकाल ली 8.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करना ऑन न्यूक्लियर स्केल इज वेरी अनलाइकली, ये प्रोड्यूस करना अजाब हो जाता है। ठीक है जी। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो देयरफॉर
unstable or it will never happen. It's unlikely to happen. ठीक है जी. Any problems in understanding this? कोई चीज जो अनक्लियर है, कुछ कोई चीज जो मैं रिपीट करूं?